कैसे हो बच्चों? वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस बाय आर.बी. गर्ग। बच्चों, आज हम 9th क्लास के चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर नंबर 9th क्लास से लॉज ऑफ मोशन एंड डिस्कशन ऑफ फोर्स, जिसमें बेसिक इंट्रोडक्शन हम पढ़ चुके थे, डिस्कस कर चुके थे। जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियोस नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन से उस वीडियो का लिंक उन्हें मिल जाएगा। तो आज हम नेक्स्ट लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे। बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी बेसिक भी है, क्योंकि लॉज ऑफ मोशन में हम 9th क्लास से पढ़ना शुरू करते हैं और जब तक हम पढ़ते हैं फिजिक्स को, मोशंस के बारे में जब भी डिस्कशन होती है हायर क्लासेस में, तब भी हम न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो वी विल स्टार्ट विद द न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। बिफोर स्टार्टिंग न्यूटन लॉज ऑफ मोशन वी मस्ट नो अबाउट द फोर्स एंड मोमेंटम। फोर्स एंड मोमेंटम प्रीवियस लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था। एक बार फिर मैं आपको बता दूं, मोमेंटम किसी भी बॉडी के मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को कहा जाता है। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। और बेसिकली अगर हम कहें मोमेंटम जो है, मोमेंटम उसको स्मॉल p से लिखते हैं, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है। मतलब मास जो है किसी भी बॉडी का वो कांस्टेंट क्वांटिटी है, दैट विल नॉट चेंज, बट वेलोसिटी जो है वो वेरी कर सकती है। तो मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट से किसी भी बॉडी का जो मोमेंटम है वो डेवलप होता है। फॉर एग्जांपल, एक बॉडी आपके पास है जिसका मास बहुत कम है, अगर उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है तो उसका मोमेंटम काफ़ी इफेक्टिव होगा, कंसीडरेबल होगा, जो बहुत इफेक्ट करने वाला है जिस बॉडी के ऊपर, उस मोमेंटम से उस बॉडी को फॉल करवाया जाएगा। फॉर एग्जांपल, बुलेट को फायर किया जाए, अगर गन से बुलेट को फायर किया जाए तो बुलेट का जो मास है बहुत कम होता है, लेकिन बुलेट की जो वेलोसिटी होती है बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से बुलेट जो इफ़ेक्ट करती है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है जिस पर्सन को, जिस भी बॉडी से बुलेट टकराती है। तो मोमेंटम वो टर्म है जो किसी भी बॉडी के मास और वेलोसिटी से मिलकर के बनती है। अगर यूनिट की बात करें तो मास की यूनिट केजी है और वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड है। तो केजी मीटर पर सेकेंड, दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ द मोमेंटम, एसआई यूनिट ऑफ द मोमेंटम। और फोर्स के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। फोर्स क्या है? फोर्स एक एफर्ट है जिसकी वजह से, जिस एफर्ट से किसी भी बॉडी की पोजीशन को चेंज किया जाए या चेंज करने की कोशिश की जाए। इट इज एन एफर्ट विद विच द पोजीशन, शेप, साइज ऑफ अ बॉडी चेंज और ट्राई टू चेंज। दोनों ही कंसेप्ट फोर्स से रिलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप दीवार को पुश करें, आपने फोर्स तो लगाई है लेकिन वहां पर डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई, तो ऐसा नहीं है कि आपने फोर्स नहीं लगाया, फोर्स आपने अप्लाई की है। और अगर आप एक टेबल पे फोर्स लगाएं तो टेबल की जो पोजीशन है वो चेंज हो जाती है, तो वहाँ पर आपको फोर्स नज़र आती है कि फोर्स अप्लाई किया, और दीवार पे जब आपने पुश किया तो वहाँ फोर्स नज़र नहीं आती। तो ये नहीं इसका मतलब है कि हमने दीवार पे फोर्स नहीं अप्लाई की, तो दोनों ही केस में आपने फोर्स जो है अप्लाई की है। तो ये था फोर्स, बेसिक कंसेप्ट। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन जो साइंटिस्ट था उसने मोशंस के लिए कुछ लॉज डेवलप किए, मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए। तो उसमें फर्स्ट लॉ हम स्टार्ट करेंगे। देयर आर 3 लॉज ऑफ न्यूटन। फर्स्ट लॉ वी विल स्टार्ट विद, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है, लॉ ऑफ इनर्शिया। जैसा कि स्टूडेंट्स, इनर्शिया में हमने डिस्कस किया, इनर्शिया एक बॉडी की वो इनएबिलिटी है जिसकी वजह से कोई बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करना चाहती, उसे हम इनर्शिया कहते हैं। तो फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों कहा गया, क्या रीज़न है? इसमें न्यूटन ने बताया कि कब तक किसी बॉडी का जो इनर्शिया है वो वर्क करता है, कब तक किसी बॉडी का इनर्शिया वर्क करेगा,
यहां पर न्यूटन ने इसको एक्सप्लेन किया, तो उसने बताया कि कोई भी बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, अगर मोशन पे है तो मोशन में रहेगी, लेकिन कब तक? जब तक उस पर बाहर से कोई फोर्स अप्लाई ना की जाए। तो ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ है जिसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। व्हेन अ बॉडी इज एट रेस्ट इट इज ऑलवेज एट रेस्ट, व्हेन अ बॉडी इज इन मोशन इट इज ऑलवेज इन मोशन इफ नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? इफ नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। कब तक इनर्शिया वर्क करेगा? जब तक बाहर से कोई फोर्स अप्लाई ना की जाए, लेकिन जैसे ही आपने बाहर से फोर्स अप्लाई कर दी तो इनर्शिया को चेंज किया जा सकता है। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ द मोशन। नेक्स्ट इज सेकंड लॉ ऑफ मोशन गिवन बाय द न्यूटन। सेकंड लॉ, जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है काफी इंपॉर्टेंट लॉ है, उसको रियल लॉ ऑफ मोशन भी कहा जाता है। जो फर्स्ट लॉ था, फर्स्ट में बताया कि किसी भी बॉडी की मोमेंटम को चेंज करने के लिए, किसी भी बॉडी की पोजीशन को चेंज करने के लिए आपको फोर्स की ज़रूरत पड़ती है, किसी भी बॉडी के इनर्शिया को चेंज करने के लिए आपको फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। सेकंड लॉ में एक्सप्लेन किया जाता है कि कितनी फोर्स के साथ मोमेंटम कितना चेंज करेगा, कितना वेरी करेगा। फोर्स और मोमेंटम की जो रिलेशन है वो सेकंड लॉ में एक्सप्लेन की गई। हम कह सकते हैं कि फर्स्ट लॉ को मैथमेटिकली सेकंड लॉ के अंदर एक्सप्लेन किया गया। तो मैथमेटिकली अगर लिखें तो क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स। जो मोमेंटम में चेंज होगा किसी भी बॉडी के, वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा किस पे? अप्लाइड फोर्स पे। जितनी ज्यादा फोर्स अप्लाई करोगे उतना ही बॉडी का मोमेंटम चेंज होगा। अगर फोर्स को कम कर दिया तो मोमेंटम भी चेंज कम होगा, और फोर्स को इंक्रीज कर दिया तो मोमेंटम में भी चेंज ज्यादा होने वाला है। तो दिस इज द सेकंड लॉ। अगर इसको एक्सप्लेन किया जाए, प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाएं तो कांस्टेंट लिखेंगे, और कांस्टेंट जो है कि उसकी वैल्यू यहाँ पर 1 है, तो एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू dp बाई dt, dp बाई dt, एंड यू नो द वैल्यू ऑफ p इज मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। और p की वैल्यू अगर पुट की जाए तो आप देखेंगे dmv बाई dt, that is f external, and you know mass of a body is a constant quantity, it will not change। तो d का मतलब क्या है? चेंज, वेरी जो करे। तो d के बाहर m को लिखें, क्योंकि m तो कभी वेरी करता नहीं है, m चेंज होता नहीं है। तो dv बाई dt आपके पास बचेगा, एंड यू नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dv बाई dt, दिस इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। द फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहां से आपके पास फोर्स की एक नई डेफिनेशन आती है, नई डेफिनेशन आपको फोर्स की मिलती है। वो क्या है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। मैथमेटिकली अगर लिखें, यहां से आप फोर्स को डिफाइन भी कर सकते हैं, इसकी यूनिट भी बना सकते हैं फोर्स की। फिजिक्स में कोई भी क्वांटिटी आप लिखें, बिना यूनिट के आपने कुछ भी नहीं लिखना। यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो अगर फोर्स की यूनिट हम डेवलप करें तो देखिए स्टूडेंट्स, मास इंटू एक्सेलरेशन ये इसका फॉर्मूला है, और मास के लिए यूनिट है केजी और एक्सेलरेशन के लिए है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखें, या जो साइंटिस्ट है उसके नाम से भी इसको लिख सकते हैं, दैट इज न्यूटन। कैपिटल एन से इसको लिखा जाता है, न्यूटन। तो दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ द फोर्स, एसआई यूनिट ऑफ द फोर्स। सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है स्टूडेंट्स न्यूटन के 3 लॉज में से सेकंड लॉ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैथमेटिकली भी एक्सप्लेन कर दिया हमने। तो यहाँ से हम फोर्स को डिफाइन कर पाए हैं, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। अगर 1 न्यूटन फोर्स को एक्सपीरियंस करना चाहें, फील करना चाहें, तो आप यहाँ से 1 न्यूटन की डेफिनेशन डेवलप कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अगर 1 kg बॉडी के अंदर
कोई फोर्स 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवा दे, तो हम कहेंगे कि जो फोर्स अप्लाई की गई वो कितनी है, वो 1 न्यूटन है, वो 1 न्यूटन है। 1 न्यूटन को इस तरह से फील किया जा सकता है स्टूडेंट्स कि 1 kg की बॉडी के ऊपर आपने फोर्स अप्लाई की और उस बॉडी में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हुई, तो हम कहेंगे जो फोर्स अप्लाई की थी वो कितनी थी, 1 न्यूटन थी। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। और अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, वो क्या होगा, द फोर्स इज सेड टू बी 1 न्यूटन व्हेन इट प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर in 1 kg body, in 1 kg body. This is the definition of 1 Newton. Next is third law of motion. Third law of motion. जो थर्ड लॉ है न्यूटन का, वो काफी मतलब सोशल लॉ भी मुझे ऐसा फील होता है कि सोशली भी अप्लाई होता है ये लॉ। सामाजिक अगर हम अपनी लाइफ में देखें तो थर्ड लॉ काफ़ी इंपॉर्टेंट लगता है मुझे। उसका रीज़न क्या है, न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी बॉडी के ऊपर जितना आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो बॉडी रिवर्स में उतना ही फोर्स उस बॉडी के ऊपर एक्सर्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल, आप दीवार के ऊपर बॉल को थ्रो करें तो जिस फोर्स के साथ आपने बॉल को थ्रो किया दीवार के ऊपर, तो दीवार भी उसी फोर्स के साथ उसको रिवर्स कर देगी। मतलब हर एक्शन के साथ एक रिएक्शन जुड़ा है, ये न्यूटन का थर्ड लॉ है। जैसा आप एक्शन करेंगे वैसा ही रिवर्स में आपको रिएक्शन मिलेगा। और सामाजिक क्यों कहता हूँ मैं इसको, सोशल लॉ क्यों कहता हूँ, क्योंकि आप जैसा किसी के साथ बिहेवियर करते हैं रिवर्स में वैसा ही उसके साथ आपको मिलता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सोशल। समाज में भी ऐसा ही होता है। तो स्टूडेंट्स, थर्ड लॉ को अगर हम समझें तो आपके पास एक सिस्टम है जिसके अंदर 2 बॉडी हैं, ए और बी। जब ए बॉडी बी से कोलाइड करेगी, बी से टकराएगी, तो ए ने बी के ऊपर फोर्स अप्लाई की, तो सिमिलरली बी भी ए के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगी। अगर मैं लिखूं एफ ए बी, ये क्या है, फोर्स exerted by B on A, और FBA क्या है, फोर्स exerted by A on B। FAB का मतलब है B ने जो फोर्स A पे लगाई, और FBA का मतलब है A ने जो फोर्स B पर लगाई। ये 2 फोर्स आपके पास है। और न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग FAB इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस ऑफ FBA। दिस इज द न्यूटन थर्ड लॉ। मैग्नीट्यूड में दोनों फोर्स इक्वल होंगी लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी, इसलिए यहां पर नेगेटिव साइन लिखा जाता है। अगर लैंग्वेज में इसको लिखें तो किस तरह से आप इसे लिखेंगे, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। To every action there is always equal and opposite reaction. This is the third law of the motion. This is the third law of the motion. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर न्यूटन लॉज कंप्लीट होते हैं। न्यूटन के 3 लॉज थे मोशन से रिलेटेड, तो 1 बाय 1 हमने डिस्कस किए। दोबारा एक बार फिर मैं आपको बता दूं, जो फर्स्ट लॉ है उसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। किसी भी बॉडी के जो इनर्शिया है वो कब तक वर्क करेगा, जब तक बाहर से कोई फोर्स अप्लाई ना की गई हो। और सेकंड लॉ में हमने मैथमेटिकली एक्सप्लेन किया कि कितनी फोर्स के साथ कितना मोमेंटम बॉडी का चेंज होगा, क्या रिलेशन होगी मैथमेटिकली उनके बीच में, वो हमने डिस्कस किया। और थर्ड लॉ में डिस्कस किया कि हर एक्शन के साथ एक रिएक्शन जुड़ा होता है और वो दोनों हमेशा इक्वल और अपोजिट होते हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। दिस इज ऑल अबाउट द न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं इस चैप्टर से, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम।
कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से आप क्या समझते हैं, इसे हम डिस्कस करने वाले हैं। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, अगर आपके पास एक ऐसा सिस्टम है, उस सिस्टम के अंदर जितनी भी एनर्जी है, जितना भी मोमेंटम है पार्टिकल्स का, बॉडी जितनी भी है उसके अंदर, वो चेंज ना हो, टोटल मोमेंटम, टोटल एनर्जी उस सिस्टम की हमेशा सेम रहे, तो हम कहते हैं ये कैसा सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम एक बार फिर मैं आपको बता देता हूं। 3 तरह के सिस्टम होते हैं स्टूडेंट्स, एक होता है ओपन सिस्टम, सेकेंड इज क्लोज सिस्टम एंड थर्ड इज आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें एनर्जी और मास दोनों का लॉस होता है, सराउंडिंग के साथ जिसका लिंक होता है उसे ओपन सिस्टम कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक कप में चाय है, गर्म चाय थी बिल्कुल, आपने खुले में रख दी, तो आप देखेंगे कुछ टाइम के बाद जो चाय है वो ठंडी हो जाती है। तो मतलब एनर्जी का तो लॉस हुआ ही था, साथ में वेपराइजेशन की वजह से मास का भी लॉस हुआ है। तो इस तरह के सिस्टम को हम क्या कह सकते हैं, ओपन सिस्टम है, ओपन सिस्टम। सेकंड इज क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम की अगर बात करें तो अगर चाय का जो कप आपको मैंने फर्स्ट केस में बताया, उस चाय के कप को आप ढक दें ऊपर से, तो आप देखेंगे कुछ टाइम के बाद ठंडी तो वो भी हो जाएगी, लेकिन जो मास है उसका लॉस नहीं होने वाला है, क्योंकि वेपराइजेशन से जो वेपर बन के ऊपर जा रहे थे वो प्लेट से टकराएंगे और वापस नीचे आ जाएंगे। तो यहाँ पर सिर्फ एनर्जी का लॉस हुआ है, मास का लॉस नहीं हुआ। और अगर आइसोलेटेड सिस्टम की बात करें, जैसे थर्मस फ्लास्क होते हैं, उनमें चाय आप रखें, गर्म चाय रखते हैं तो गर्म ही रहती है, ठंडे रखेंगे तो ठंडा ही रहता है। क्यों? क्योंकि सराउंडिंग से उनका लिंक नहीं होता, उनमें इंसुलेशन जो होती है बहुत अच्छी होती है। अगर सराउंडिंग से लिंक नहीं होगा किसी भी सिस्टम का, तो हम उस सिस्टम को क्या कहते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। उस सिस्टम के अंदर जो भी टोटल एनर्जी है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, उस सिस्टम के अंदर जो भी मोमेंटम है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, कंजर्व रहेगा। अगर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात करें, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, मेरे पास एक सिस्टम है जो आइसोलेटेड है, कंसिस्ट ऑफ 2 बॉडीज ए एंड बी। अगर डेफिनेशन की बात करें तो आप लिख सकते हैं, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल लीनियर मोमेंटम इज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट और कंजर्व, इज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट और कंजर्व। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अगर इसके प्रूफ की हम बात करें, इसको इस तरह से आप समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 2 बॉडी हैं आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर, इस बॉडी का जो मोमेंटम है मैं कह देता हूं 15 है, और इस बॉडी का जो मोमेंटम है वो 5 है। जब ये दोनों आपस में कोलाइड करेगी, कोलिजन होगा, तो इस बॉडी का जो मोमेंटम है, ए बॉडी का मोमेंटम वो 10 हो जाता है और बी बॉडी का मोमेंटम भी 10 हो जाता है। तो आपने यहां से क्या ऑब्जर्व किया कि टोटल मोमेंटम जो था वो हमेशा कांस्टेंट है। भले ही एक दूसरे का मोमेंटम चेंज होता हो, अंदर जितने भी पार्टिकल हैं, यहां तो मैंने 2 ही बॉडी दिखाई हैं, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, जितनी भी बॉडी हैं, जितने भी पार्टिकल हैं, उनके मोमेंटम भले ही वेरी करें, लेकिन जब टोटल किया जाए उन मोमेंटम का, वो हमेशा कांस्टेंट होगा। यही कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है। अगर ए बॉडी का मोमेंटम 8 होता है तो आप देखेंगे बी बॉडी का जो मोमेंटम है वो 12 हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अपने आप एक दूसरे को कम या ज़्यादा करके वो अब मैनेज कर लेंगे, ताकि टोटल मोमेंटम पे कभी भी कोई फर्क ना पड़े। दैट इज द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसको मैथमेटिकली हम प्रूव करने जा रहे हैं, तो आप देखेंगे स्टूडेंट्स, कंसीडर 2 बॉडीज ए एंड बी इन एन आइसोलेटेड सिस्टम हैविंग मासेस MA एंड MB। इन दोनों के जो मासेस हैं वो MA और MB हैं। लेट UA
and UB are their velocities before collision. टकराने से पहले जो उनकी वेलोसिटीज हैं वो UA और UB हैं. Then their total linear momentum before collision टोटल मोमेंटम कितना होगा? मास इंटू वेलोसिटी है, MAUA प्लस MBUB. दिस इज द टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. When the two bodies collide, then their velocities changes. After collision, their velocities changes to VA and VB. कोलिजन के बाद जो उनकी वेलोसिटीज हैं वो U से V में कन्वर्ट हो जाती हैं. नाउ टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, that is equal to MAVA plus MBVB. This is equation number 2. This is the total linear momentum after collision. And according to definition of the conservation of momentum, the total linear momentum is always remain constant or conserve. तो आप लिख सकते हैं according to conservation of linear momentum, यहां से रब कर रहा हूं स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज मस्ट बी इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन. यही है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज मस्ट बी इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन. सो MAUA प्लस MBUB इज इक्वल टू MAVA प्लस MBVB. दिस इज द conservation of linear momentum. This is the conservation of linear momentum. काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, और प्रैक्टिकली भी इसको काफ़ी यूज़ किया जाता है. अगर हम अपनी डेली लाइफ में देखें तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को काफ़ी यूज़ किया जाता है. तो इसकी एक एप्लीकेशन हम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है रिकॉयल वेलोसिटी ऑफ गन. रिकॉयल वेलोसिटी ऑफ गन. जब गन से बुलेट को फायर किया जाता है तो बुलेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है और जो गन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है. बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है. और गन की जो वेलोसिटी है बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करने की, दैट इज नोन एज द रिकॉयल वेलोसिटी ऑफ द गन. अगर डेफिनेशन लिखे तो क्या लिख सकते हैं? It is the velocity of the gun with which it move in the backward direction when bullet fired from it in the forward direction. ये गन की वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी के साथ गन बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है जब गन से बुलेट को फायर किया जाए फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो उसे रिकॉयल वेलोसिटी ऑफ गन कहा जाता है. गन और बुलेट दोनों ही एक आइसोलेटेड सिस्टम की तरह वर्क करते हैं. अगर गन और बुलेट की बात करें, बिफोर फायरिंग द बुलेट फ्रॉम द गन एंड बुलेट बोथ आर एट रेस्ट, सो देयर इनिशियल लीनियर मोमेंटम इज ऑलवेज इक्वल टू 0.
let capital M is the mass of gun, capital V recoil velocity of gun, small m mass of bullet, small v velocity of bullet, velocity of bullet। तो स्टूडेंट्स अभी मैंने आपको बताया कि जब तक बुलेट्स को फायर नहीं किया जाता गन से तब तक दोनों ही रेस्ट पे हैं, गन भी और बुलेट भी। तो देयर टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर फायरिंग इज ऑलवेज इक्वल टू 0, बट आफ्टर फायरिंग गन एंड बुलेट both are in motion, so their total linear momentum after collision must be equal to total momentum before collision according to conservation of momentum। तो आप अगर लिखें कैपिटल M कैपिटल V प्लस स्मॉल m स्मॉल v इज इक्वल टू 0, टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग। तो यहां से आप V को फाइंड आउट कर सकते हैं, कैपिटल V दैट इज द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन। इस तरह से आप गन की रिकॉइल वेलोसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं, किस वेलोसिटी के साथ गन बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करने वाली है। तो स्टूडेंट यहाँ आपके 9th चैप्टर को हम कंप्लीट करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के साथ। 9th क्लास से 9th चैप्टर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आज हमने कंप्लीट किया फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो बच्चों आज यहीं तक हम डिस्कस करने वाले हैं।